मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बहुत से डिफरेंट टर्म हैं जो काफ़ी क्लोज मीनिंग रखते हैं और जिसके कारण एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। अगर इनसे सही तरीके से परिचय नहीं प्राप्त किया जाए तो कन्फ्यूजन प्रोपेगेट करने लगता है। इसलिए इनको पूरी तरह से समझ लेना, इनसे पूरी तरह से इंट्रोड्यूस हो लेना काफ़ी ज़रूरी है। और इसी कड़ी में आपके पास जो पहला टर्म है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जैसा कि आपको दिख भी रहा है, ये एबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड है। ये एबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करता है। डिनोट करने के लिए इसको कैपिटल H से डिनोट करते हैं और इसीलिए इसका नाम कभी कभी H फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी है। सो H का जो फॉर्मूला देखेंगे वो स्मॉल n इंटू आई, जहाँ पर स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है और इसके हिसाब से आप इसका यूनिट जब लिखने जाएंगे, ठीक है, तो आप n इंटू आई, n के लिए तो कोई यूनिट नहीं, i के लिए एम्पियर और लेंथ के लिए मीटर, चूँकि वो नीचे है तो ऊपर जाएगा पर मीटर हो जाएगा और उसी के करस्पॉन्डिंग में उसका डायमेंशन भी लिखा जा सकता है AL-1। दूसरा टर्म देखिए कितना क्लोज है, वहाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी था और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो यहाँ पर है क्या कि अगर किसी भी मटेरियल मीडियम को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो मैग्नेटाइज होगा और मैग्नेटाइज जब होगा तो उसमें दो पोल भी बनेंगे, दो पोल बनेंगे तो डाइपोल होगा, डाइपोल होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा और वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जितना डेवलप होगा वो आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के नाम से जानेंगे। जनरली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को I से डिनोट करते हैं। ओके, तो I इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चलिए कैपिटल M हम यहाँ पर, और बाय वॉल्यूम को भी, जैसे वहाँ I से करंट को डिनोट किए और यहाँ I से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को, तो कन्फ्यूजन फिर हो जाएगा, इसीलिए हम इसको I फॉर इंटेंसिटी, M फॉर मैग्नेटाइजेशन। हाँ, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात आई। जैसे मान लीजिए कि ये सब्सटेंस आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया था, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने के बाद से ये मैग्नेट बन गया, तो ऑब्वियस है कि एक तरफ से ये नॉर्थ पोल बनेगा, दूसरी तरफ से साउथ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ +m दिखाएंगे, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ -m दिखाएंगे। तो अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लेंथ है ना, मैग्नेटिक लेंथ इनटू पोल स्ट्रेंथ कर देंगे। अगर इसके लेंथ को हम 2l ले लेंगे तो यहाँ 2lm लिखेंगे जैसा पहले लिखे थे। ओके, अब वॉल्यूम की बात आई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A ले लें और लेंथ 2l ले लें तो ऐसा लिखेंगे। अभी 2l कैंसिल, AM/A भी आ रहा है, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय डेफिनेशन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, जो बाद में चल करके पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया भी हो गया। अब जैसा कि आपको पहले से पता है कि पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर होता है यूनिट, और अगर इसको हम एरिया, यहाँ पर ए एरिया है और यहाँ पर यूनिट है एम्पियर, सो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो ये AM-1, यानी आपने यहाँ पर SI यूनिट किसका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का ऑब्टेन कर लिया। तो ऑब्वियस है कि डायमेंशन जब लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग में तो AL-1, आप देख रहे हो कि यूनिट एंड डायमेंशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दोनों का सेम है। अब थोड़ा सा इसको समझा जाए कि है क्या चीज़। क्लासरूम सिचुएशन, स्टूडेंट टीचर। ओके, क्लासरूम सिचुएशन में जो फील्ड क्रिएट होता है वो बेसिकली नॉलेज का फील्ड क्रिएट होता है। अच्छा, इस नॉलेज के फील्ड को क्रिएट करने वाला पर्सन, बंदा कौन होता है, तो टीचर होता है। और नॉलेज के फील्ड में जो मटेरियल मीडियम मौजूद हैं रिसीव करने के लिए, वो स्टूडेंट हैं। अभी टीचर की ये एबिलिटी है कि वो आपको नॉलेज दे सकता है,
तभी वो क्लास में खड़ा हो सकता है, बता सकता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 12 के स्टूडेंट हो, क्लास 2 का टीचर ला करके आपके अंदर नॉलेज का फील्ड क्रिएट कर दें। ओके, सो यहाँ पर टीचर की एबिलिटी एच के जैसी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की जैसी है, और स्टूडेंट में जो नॉलेज डेवलप होगा, ओके, ड्यू टू रिमेनिंग इन दिस फील्ड, इस फील्ड में रहने के कारण वो उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के जैसा होगा। ये रिजेम्बलेंस, समानता अगर ध्यान में रखेंगे तो दोनों टर्म क्लियर हो जाएंगे। यानी अगर मैग्नेटिक मटेरियल के लिए बात करें तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूरी तरह से बाहरी है, एक्सटर्नल एजेंट है, जबकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसका इंटरनल क्वालिटी है। अब डिपेंड करेगा इस पे कि कौन कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है। ठीक उसी तरह से जैसे क्लासरूम में टीचर तो एक ही पढ़ाता है, लेकिन उसी क्लासरूम में 100% वाले भी होते हैं, 90% वाले भी, 80% वाले भी और 50% वाले भी। यहाँ पर 90%, 100%, 50% का जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो उसको बस ऐसे कंपेयर कर लीजिए, फेरोमैग्नेटिक बड़ी जल्दी उसके डोमेन अलाइन होते हैं और इसीलिए उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जबकि अगर आप कंपेयर करोगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तो उसमें भी अलाइनमेंट होता है, क्योंकि ईच एटम एक मैग्नेट है और वो रैंडम होता है। जब बाहर का फील्ड आता है तो अलाइन हो जाता है, तो वहाँ भी डाइपोल मोमेंट बनेगा, लेकिन इंटेंसिटी काफ़ी कम होगी। और क्लासरूम में कुछ कन्फ्लिक्ट करने वाले स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ अपोजिट में क्वेश्चन भी रेज करते हैं, बात नहीं मानते। आप लोगों की बात मैं नहीं कर रहा, कुछ होते हैं। सो वैसे को आप डायमैग्नेटिक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। टीचर चाह रहा है पढ़ाना, वो नहीं चाह रहे हैं पढ़ना, अपोजिट में वो अपना फील्ड क्रिएट करने लगते हैं, बिहेवियर अपोजिट हो जाता है। सो सिमिलर यहाँ पर आप जब एनालॉजी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे छोटे छोटे एनालॉजी आपको काफ़ी हेल्प करते रहेंगे जब आप पढ़ेंगे। तो ऐसे केस में आप कंसेप्ट जल्दी भूलोगे नहीं, इसलिए मैं बता रहा था। अभी मैं एक और तीसरा उसी के जैसा सिमिलर टर्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन मीनिंग बदल जाएगा। और ये थर्ड टर्म जो है ये आपका नाम या तो मैग्नेटिक इंडक्शन कुछ लोग बोलते हैं, नहीं तो कुछ लोग इसको मैग्नेटिक, है ना, फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, और नहीं तो फेमस टर्म, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो अक्सर लोग यूज करते हैं। ओके, अब देखिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन है एक नहीं। इसको डिनोट करने की बात आती है तो बी से डिनोट करते हैं। ओके, अभी इस बी की बात बोलें, ये जो मटेरियल है इसके अंदर पूरा मैग्नेटिक फील्ड कितना। ओके, जैसे स्टूडेंट की बात कर रहे थे, नॉलेज के फील्ड में रखे तो उसके अंदर पूरा नॉलेज कितना, है ना। तो दो कारण से होगा, एक बाहरी एच के कारण और दूसरा अंदर का अपना इंटरेस्ट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जैसे कि मान लीजिए इसी को आपने एक सोलेनॉइड के अंदर रखेंगे तो सोलेनॉइड में करंट पास करके आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ऐसा मान लीजिए कि ऐसा है और इसको एक भी वोल्ट के सेल के साथ आपने जोड़ दिया, करंट यहाँ से पास होने लगा, करंट पास होने लगेगा तो ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, है ना, तो सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अभी हम यहाँ पर देखें तो दो के कारण बात कर रहे थे, एक तो एच के कारण और दूसरा आई एम के कारण। कुछ में एच और आई एम दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे एच का यूनिट
और बी का यूनिट डिफरेंट है। लेकिन अगर हम Ni को हटा करके यहाँ पर H लिखें तब तो ये बी के रूप में कन्वर्ट हो गया, यानी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करने के बाद H टेस्ला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आपने तो यह भी देखा था कि Im का भी यूनिट वही था जो H का था, यानी यहाँ भी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो ऐसा अगर आपने कर लिया और म्यू नॉट को कॉमन ले लिया तो म्यू नॉट कॉमन लेने के बाद ये H प्लस Im, ये रिलेशन हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बीच। मैं कंपैरिजन बता ही रहा था कि अगर किसी स्टूडेंट में टोटल नॉलेज की बात करें तो एक उसका अपना इंटरेस्ट और प्लस बाहर से एक्सटर्नल एजेंट का जो हमने सुपरपोज किया है उसके कारण, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस दोनों के कारण होगा। अब कुछ और भी टर्म हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये 3 मिलते जुलते टर्म देखे। चौथा टर्म है ना, जैसा आपको दिख रहा होगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी टर्म से ही क्लियर है, परमिएबल है ना। तो ये परमिएबिलिटी है क्या? परमिट होने की एबिलिटी। किसके परमिट होने की एबिलिटी? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी है ना मैग्नेटिक सब्सटेंस से हो करके गुजरेंगे वो उसकी परमिएबिलिटी कहलाएगी। अब आप सब्सटेंसेस वाइज देख सकते हैं, कुछ सब्सटेंसेस से फील्ड लाइन ज़्यादा पास होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस से कम और कुछ सब्सटेंसेस से नहीं। नाम फेरो पारा डाया का कंपैरिजन। ओके, सो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को डिफाइन करेंगे तो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब बी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब H का जो रेशियो है वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। अब म्यू से डिनोट करने के बाद से ये आपको SI यूनिट जब बात करेंगे तो SI यूनिट आपके पास, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट टेस्ला रख लीजिए, टेस्ला। ओके, और H का यूनिट एम्पियर पर मीटर था। सो यहाँ से ये आपको क्या हो जाएगा, आप चेक कर लें। तो एम मीटर ऊपर और एम पर एम्पियर। इसका एक दूसरा यूनिट भी है, वेबर पर मीटर पर एम्पियर। ओके, डायमेंशन की बात करेंगे अगर आप तो इसका डायमेंशन भी पता चल जाएगा। टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन अगर आप निकालते टोटल तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आपको T-2 A-1 ऐसा कुछ आएगा। ओके, तो अगर यहाँ पर बात करें तो टेस्ला के लिए तो आपने T-2 लिख दिया। मीटर के लिए आप यहाँ L लिखेंगे और जहाँ तक A के लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए A-1 एक है पर यहाँ पर एक -1 था यानी -2। ये यूनिट्स भी आपको याद रखने चाहिए, डायमेंशन भी याद रखने चाहिए। अब परमिएबिलिटी में एक होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसके बारे में आप पहले भी जब बायट-सवर्ट लॉ वगैरह पढ़ रहे थे तो पढ़ा होगा आपने। फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट से डिनोट होता है। और म्यू नॉट होता कितना है, म्यू नॉट कितना होता है तो आपने देखा था 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, एक और होता है इसमें रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है ये भी जान लीजिए, आगे यूज होगा सब्सटेंसेस का। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर से डिनोट करते हैं, जो कि रेशियो होता है किसका, तो ये परमिएबिलिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, जो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। और इसका यूनिट भी नहीं होगा, डायमेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद एक और
अच्छा टर्म इससे रिलेटेड काफ़ी बार यूज होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब यहाँ पर एक ऐसा क्वांटिटी है जो बताता है कि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसको हम लोग मैग्नेटिक, है ना, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। डिनोट करने के लिए तो कुछ लोग जाई से यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसको साई से भी। चलिए हम लोग साई से डिनोट कर लेते हैं। और ये एक रेशियो है, किसका रेशियो? तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जैसा, हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन इसका नहीं होगा क्योंकि IM और H दोनों का यूनिट सेम था, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर नो यूनिट एंड नो डायमेंशन वाली बात होगी। अब एक और बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, रिलेशन किसके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं आप? म्यू आर साई, है ना, के बीच में। तो ये रिलेशन क्या होगा? ऐसा है कि अभी आपने देखा था B का रिलेशन, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस IM। ओके, सो हम एक काम करते हैं, H से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, यानी B डिवाइडेड बाय H, तो यहाँ पर म्यू नॉट H बाय H प्लस IM बाय H। B बाय H, हाँ दिख रहा है, म्यू है, इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस, है ना, और ये तो आपको साई हो गया। यहाँ के बाद से हम ऐसा कर सकते हैं, म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट कर लें, इसको इधर लेके आ जाए, तो इज इक्वल टू 1 प्लस साई। म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ये आपके पास म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई। ये एक रिलेशन है किसके बीच में? रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में। ओके, ये सभी टर्म्स से जब हम अच्छी तरह से अवेयर हो जाएंगे तो कन्फ्यूजन जिसकी बात कर रहे थे, इसके सिमिलर होने के कारण, एक जैसे नाम होने के कारण वो मिनिमाइज हो जाएगा और समझ आपकी काफ़ी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।